निहत्थे कश्मीरियों की आवाज़ बंद करने से कासिर है भारत। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत पर हमला करने के बाद से खुद भारत हम देख रहे हैं कि कई मसाइल से दो चार हो चुका है। भारत के अंदर भी 20 करोड़ मुसलमानों को भारत अपने लिए मकबूजा कश्मीर जैसा दिखाई दे रहा है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर यह सबसे कड़ा वक्त है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों का हौसला आज भी वैसे ही बुलंद है। मेरे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जिनसे बात करूंगी और बहुत से सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, क्या भारत ने जो मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर में अक़लियत बनाने का मंसूबा बनाया है, आपको लगता है कि वो कामयाब हो सकेगा या उल्टा भारत के गले पड़ जाएगा? ये कामयाब तो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो हमसे एक एक्शन का तकाजा करता है, और वो एक्शन ये है, और बड़ा वो लेजिटिमेट एक्शन है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ। वो ये कि यूएन को हम कहें कि वो पॉपुलेशन सेंसस करवाए आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी, ताकि ना हम डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें ना वो डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकें। मेरा ख्याल है कि दुनिया इसकी तायद करेगी, क्योंकि ये बड़ा साइम आपका मुतालबा है, हमने अभी ये किया नहीं है। तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना कि खुद ब खुद भारत पर कोई दबाव पड़ेगा, खुद ब खुद भारत नाकाम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जब आपकी दुश्मनी है और उसने आपकी शहरक पे पांव रखा हुआ है, तो उसको नाकाम करने के लिए आपको कोई एक्शन करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा हुकूमत को सोचना चाहिए कि इंतज़ार और सब्र और रोज़ उनके एम्बेसडर या जो एम्बेसडर की जगह काम कर रहा है उसको बुलाना, ये एक मजाक बन गया है। वो आपके लोगों को शहीद कर रहे हैं और आप रोज़ उसको बुला के तंबीह कर देते हैं कि जी खबरदार अगर आइंदा किया। और जब हम कहते हैं कि मैं बात काट रही हूँ, आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है यानी हमारी खारिजा पॉलिसी में कोई आपको वीकनेस, कोई कमजोरी दिखाई देती है? यानी हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, हम खुलकर आवाज नहीं उठा पा रहे, हमारी क्या? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें जो तो है ना हमारी डिप्लोमेसी, उसमें तो कोई खास कमजोरी मुझे नजर नहीं आती। हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। दुनिया आप भी जानती हैं, आपके नाजरीन भी जानते हैं कि किस बुनियाद पर एक्शन लेती है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमेसी के सर्कल में घूमते रहने से ये काम बनेगा नहीं। आपको डिप्लोमेसी के अलावा पॉलिटिक्स में काम करना है, आपको लॉफेयर में काम करना है, आपको प्रोपेगेंडा में काम करना है, आपको दूसरे मुल्कों में और जो तरीके होते हैं वो अपनाने हैं, मीडिया में काम करना है। उसके अलावा आपको मिलिट्री फील्ड में काम करना है, जिसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हमला करना है। तो ये बहुत सारे हमने बाकी फील्ड छोड़े हुए हैं। और दूसरा ये कि ये जो हमारे ये शिकायतें करने का वक्त नहीं है, रोने धोने का वक्त नहीं है कि जी देखो जी हमारे भाइयों को मार पड़ रही है, कोई देख नहीं रहा। वो कहेंगे भाई तुम्हारे हैं और रो हमें कह रहे हो कि जी कुछ कर नहीं रहे, तुमने क्या किया अपने भाइयों के लिए? तो ये बात है कि इसमें हमें बहुत कुछ करना है। लॉफेयर में हम ये जो इनके जर्नैलों ने कहा जी कि वहाँ की बच्चियों को रेप करना चाहिए, वो जो कोई किसी अफसर ने कहा जी हम बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं और हम गिलगित बल्तिस्तान में ये करेंगे, ये सारी चीज़ें वीडियो पर आपके पास मौजूद हैं, आप उनके पास लेकर जाएं, बताएं कि ये क्या है। और दूसरी तरफ ये कि हमें थोड़ी सी जनरल साहब इनकी ढिठाई देखिए, घटियापन देखिए कि ये खुलेआम ऐसी बातें करने पर आ गए जी, इसलिए कि उनको पता है कि वो ये बातें करते रहेंगे और हमारी बात दुनिया सुनेगी नहीं या हम सुनवाने की कोशिश नहीं करेंगे। यही तो मुझे हैरत होती है। दूसरी बात ये है कि देखिए डिप्लोमेसी में जैसे को तैसा होता है। जनरल साहब मैं इस बात पे हैरान हूं ना, मैं ये तो जानना चाह रही हूँ, इस गुत्थी को सुलझाना चाह रही हूँ कि फिर क्या मसला है, हमारी तरफ से क्या कमजोरी आ रही है, दुनिया हमारी बात नहीं सुन पाएगी। आपने बिल्कुल सही बात की कि लोगों के अपने भी इंटरेस्ट होते हैं, अपने मुफाद होते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट इंसानियत से ऊपर हो सकता है? वह इंसानों के साथ अल्लाह माफ करे जानवरों से ज्यादा बदतर सलूक किया जा रहा है, तो दुनिया के इंटरेस्ट में मतलब क्या बोलूं, जाए भाड़ में, पहले आप इंसानियत को तो बचा लें, फिर देखिए अपने इंटरेस्ट और मुफाद। जी, बस ये बात जो भी आपने की है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। जहाँ तक दुनिया के मामलात हैं, आपके सामने जो कुछ सीरिया में हुआ है, जो कुछ यमन में हुआ है, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, जो इराक में हो रहा है, जो लीबिया में हो रहा है, हम सबको नज़र आ रहा है। तो अगर ये दुनिया चलती इंसाफ के असूलों पर, या दुनिया चलती अखलाकियात पर, या दुनिया चलती इंसानियत के असूलों पर, तो ये सब कुछ ना हो रहा था। इससे पहले जो बोस्निया के साथ हुआ है, जो फ़लस्तीनियों के साथ हुआ है, हमारे सामने है। तो बात ये है मेरी बहन और बाकियों को भी समझने की बात है कि यहाँ पर लोगों की हमदर्दी हासिल करना काफ़ी नहीं है। वो ठीक है, वो काम भी ज़रूरी है, वो आपने कर लिया जितना करना था, वो आके आपका मसला हल नहीं करेंगे। आपने एक मैदान हमवार कर लिया है डिप्लोमेसी का, अब मसला कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर खुद हल करना है। बल्कि अब तो खुशकिस्मती है आपकी कि चीन भी आपके साथ शामिल है। तो अब तो उधर से चीन का दबाव है, उधर से जो हुर्रियत पसंद है वो अपना दिफा कर रहे हैं, इधर से आपको कुछ करना चाहिए।
ये भी एक बात है। दूसरी बात, ये जो आपने सवाल किया ना, दुनिया क्यों अलार्म नहीं होती, दुनिया इस बात पर आती क्यों नहीं, ऑल्दो आपको पता है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इजहार तो किया है कि वहाँ पर जेनोसाइड हो सकती है, ये हो सकता है, वो सारी बातें। देखें, जब दो एटमी पावर्स हों, एक अग्रेसिव हो और दूसरी डिफेंसिव हो, तो दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई डिफेंसिव पावर तो एक्ट करेगी नहीं जब तक कि उसके ऊपर ऑफेंस नहीं किया जाएगा। और उसने, भारत ने रोज की फायरिंग कर करके और रोज एक अजीब किस्म का दबाव हमारे असाब पर डाला हुआ है कि हमारी लीडरशिप हर वक्त कहती रहती है बस अब अभी होने वाला है कुछ, फॉल्स फ्लैग होने वाला है। हालांकि वो कुछ करने वाले नहीं है जब तक कि उनके राफेल तैयारे नहीं आ जाते, जब तक उनका S-400 पूरा मामला वो नहीं हो जाता, जब तक वो 100% तैयारी नहीं कर लेते। हम भी शायद इसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम भी शायद इसी का इंतजार करें, लेकिन जाना साहब, इंतजार करते करते कहीं बहुत देर ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि जो मालूमात हैं हुकूमत के पास और जो मालूमात हैं इंटेलिजेंस के अदारों के पास, वो हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। किस वक्त का तयन करना है, किन हालात में क्या करना है, वो हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। मतलब मैं भी उसी फौज का ट्रेंड ऑफिसर हूं। अच्छा जनरल साहब, अच्छा ये मुझे बताएं कि जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, जाहिर बात है ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते जी आतंकवादी या दहशतगर्दों के हवाले से। मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत बार कहा, आप लोग भी कहते हैं, बहुत से लोग ये बात मानते हैं, तमाम नाजरीन ये बात मानते हैं कि ये जो बुरहान वानी है, ये इन लोगों के रवैये से ऐसे ना जाने कितने बुरहान वानी वहाँ पे जन्म लेंगे, और ख़ुद ये जो भारतीय फ़ौज वहाँ पे जुल्म ढा रही है उसकी वजह से जाहिर बात है बहुत से बुरहान वानी वहाँ पे पैदा होते रहेंगे। कितनों को ये शहीद करेंगे, कितनों को मारेंगे, उनके जज्बे को ये पस्त नहीं कर सकते, उनके हौसले को नीचे नहीं ला सकते। अभी जो मकबूजा कश्मीर में ये जो मुसल्लह तहरीक है, आपको लगता है कि मजीद जोर पकड़ेगी? जी देखें, पहली बात तो ये कि ज़हनी तौर पर तो मेरा ख्याल है कि 100% कश्मीरी जो मुतनफ़र हो चुके हैं भारत के रवैये से। अब उसमें से कितने कामयाब होंगे इसमें अस्करियत की तरफ जाने के लिए, उसमें डिपेंड करता है कि उनकी लीडरशिप क्या सोचती है और दुनिया उन पर किस किस्म की मदद करती है। क्योंकि आप देखें, जब इन्होंने स्टेटस चेंज किया है ना कश्मीर का 370 को एब्रोगेशन के बाद, उस वक्त के बाद ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी बन गई है। अभी ये पहले डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी की कनोटेशन ये है कि वो जो 3324 है मेरा ख्याल है करारदाद जनरल असेंबली की, वो ये कहती है कि ऐसे लोग अपना दिफा भी कर सकते हैं और ऐसे लोगों की मदद हथियार फराम करके भी कर सकते हैं। तो ये एक आप समझे खुद भारत ने गलती की है। और ये जो मुतनफ़र हुए हैं, अकलीतें सिर्फ इधर नहीं है कश्मीर में, पूरे भारत में जब उन्होंने सिटीजन एक्ट किया और जिस किस्म के वो दालित्स के साथ कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ कर रहे हैं और सिखों के साथ कर रहे हैं, ये पूरा भारत उबलने को है। और इसमें देखना ये है कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ऐसी तहरीकें कामयाब तब होती हैं जब बाहर से उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलती है। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ ऐन है कि जो वहाँ पर जो भी तहरीकें हैं, जिसमें अकलीतें हैं, जिसमें जो खासकर मकबूजा कश्मीर में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी हर तरीके से पूरी मदद की जाए। अच्छा जनरल साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, अगर हम इस हुकूमत के इक़दामात को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं पिछली हुकूमतों से, तो आप इस हुकूमत को कितने नंबर देंगे? पिछली हुकूमतों से एटलीस्ट आपको लगता है कि इन्होंने कुछ बेहतर इक़दामात किए? खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार जब हम याद करते हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप के नाम पर क्या कुछ करते रहे, पैसे मुराद किया क्या, मुझे बताएँ। नहीं, मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये हुकूमत तो जो कुछ कर रही है वो कंपेरेबल नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा झुक रहे थे ना, वो तो हाथ जोड़ जोड़ के उनको कह रहे थे कि जी हमें माफ़ कर दो, और ऐसी गलतियां मान रहे थे जो आपने की भी नहीं है, कि वो हमने किया था, वो जो हमसे हो गया, ये गलती होगी और ये लकीर है, हम एक ही लोग हैं, ये ऐसी बातें वो लोग कर गए जिन्होंने करनी थी। मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत ने ऐसी कोई बात की है जिसमें इस किस्म की वीकनेस हो, जिसमें आपका जो। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की जनरल साहब, वो लोग जो ये बातें कर गए, या आपने बड़ी अहम बात आपने छेड़ दी है, वो लोग जो बातें कर गए उनका खुमियाजा क्या ये हुकूमत भी भुगत रही है? इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि देखें, एक तो ये कि जब आप कोई बड़ा लीडर जब कोई बात करता है तो उसकी एक फॉलोइंग होती है, और चाहे वो फॉलोइंग कम हो ज़्यादा हो, लेकिन होती तो है। तो लीडर्स को जब बात करनी तो फिर जनरल साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज में कहा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर इन लोगों को क्यों शक है अपनी की हुई बातों पर कि इन्होंने जो बातें कर दी, फिर किस मुंह से तनकीद कर देते हैं इमरान खान साहब पे, खासतौर पर मकबूजा कश्मीर के टॉपिक के हवाले से? देखिए, मैं चूंकि ज़्यादा बात करता नहीं हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, इसलिए मैं ये नहीं बताऊँगा कि कहूँगा किस मुँह से बात करते हैं। ये अवाम जज करें और अवाम ही बेस्ट जज हैं। चलें मैं आपका